शाहरुख खान साहब की बात करते हैं, वो आपको ढूंढते हुए आए थे कि कौन है वो आदमी। दोपहर 3 बजे विजय विक्रम सिंह मामास काउच पर आकर बहुत खुश हुए। आप जब अपनी कहानी सुनाते हैं मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई देता है, आगे देखिए। आपके हिसाब से बिग बॉस कैसे दिखते हैं? मैं इतना उनको हैंडसम नहीं बना सकता। है तो कंपटीशन ही है ना। जी, बूढ़ा सा आदमी होगा कोई। बिग बॉस के घर में पानी को लेकर पानीपत तो बहुत हुआ। अब ये पानीपत रिश्तों के कौन से नए समीकरण बनाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। देखते रहिए। Is it true that the voice can be trained? Should be trained. Has to be trained. Unfortunately, we don't. We think that speaking is a natural talent. Right. But you need to work on that natural talent. You need to hone that skill. Master Chef, Dance India Dance, Big Boss, India's Got Talent, Super Dancer, Indian Idol, Superstar Singer, Saregama, Master Chef Junior, DID Little Masters. मतलब शार्क टैंक को छोड़कर हिंदुस्तान में कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं जिसमें मैंने आवाज़ नहीं दी। डॉक्टर ने आके कहा इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 5th फ्लोर पे हूँ, ये 13 माले की बिल्डिंग है, चलो खत्म करते हैं जाके। बिग बॉस इज बियॉन्ड मनी, इट इज माई आइडेंटिटी नाउ। क्या सलमान खान को भी स्क्रिप्ट मिलती है? Who is the next person that can fill his big shoes? आगे देखिए। नमस्कार। लता मंगेशकर जी की एक बहुत ही उम्दा गाने की आपको एक लाइन सुनाती हूँ। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको दिखाई बाद में देते हैं और सुनाई पहले देते हैं। He wears many hats. Armed with a degree in MBA, he's done a corporate job and then jumped into the uncertainty of Bollywood, but a very successful actor, a voiceover artist, a motivational speaker, trainer. List is long. आपको उनसे इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं चाहती हूँ आप उनकी आवाज़ सुने, बिकॉज आई एम श्योर उनको देखने से पहले ही आप उनको पहचान जाएंगे। ओवर टू यू सर। दोपहर 3 बजे विजय विक्रम सिंह स्वाति के पॉडकास्ट मामास काउच पर आकर बहुत खुश हुए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम विजय विक्रम सिंह। नमस्कार। क्या होता है जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो सुनना बहुत पड़ता है और बोलना मेरा काम है। बोलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरी बीवी कहती रहती है कि घर में कम बोला करो, जहाँ पैसे मिले वहाँ बोला करो। तो अब मुझे मौका मिला है बोलने का, तो अगर मैं ज़्यादा बोल जाऊँ तो मुझे माफ़ करिएगा। बिग बॉस हाउस में किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको रोक दे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। हर जगह आप शुरुआत ही इसी चीज़ से कहते हैं कि भाई मैं बिग बॉस की आवाज़ नहीं हूँ, मैं दूसरी आवाज़ हूँ। तो प्लीज़ आज हम उसी से शुरू करते हैं। कई लोगों को लगता है कि बिग बॉस में एक आवाज़ है जो सब कुछ कर रही है। द फैक्ट इज़ कि शो में 2 आवाज़ें हैं। एक आवाज़ जो कंटेस्टेंट से बात करती है, वो इंसान की आवाज़ है, मशीन की आवाज़ है, हमें नहीं पता, जिसको लोग कहते हैं बिग बॉस। क्या बिग बॉस चाहते हैं जो बोलते हैं। दूसरी आवाज़ जो है वो दर्शकों से मुखातिब होती है, दर्शकों से बात करती है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि दोपहर 12 बजे, तो मैं आपको यानी कि ऑडियंस को बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ आगे देखिए बिग बॉस के घर में आए सो एंड सो, तो मैं आपको बता रहा हूँ जी कि सो आई एम दैट ब्रिज, दैट माय वॉइस इज दैट ब्रिज बिटवीन द ऑडियंस एंड द कॉन्टेक्ट। एक्सप्लेन करना, टास्क को एक्सप्लेन करना। अब तो नहीं होता उतना, लेकिन पहले क्या होता था कि कोई अगर अंग्रेजी में बात कर रहा है तो उसका टिकर नहीं चलता था, उसको बाकायदा ट्रांसलेट करके बोला जाता था कि फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ और शहनाज की अगर बात हो रही, तो सिद्धार्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, शहनाज जवाब में कह रही हैं कि। So basically the interface between the audience and then there was another thing that my voice used to do, which was summing up the episode. जी पहले होता था, अभी कम हो गया, अभी नहीं होता है। शो के आखिर में एक फलसफा आता है। जी बिग बॉस के घर में पानी को लेकर पानीपत तो बहुत हुआ। अब ये पानीपत रिश्तों के कौन से नए समीकरण बनाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। देखते रहिए। ये सारी चीजें बेसिकली ये मैं करता हूँ। Which I am the voice which connects to the audience. There's a voice which talks to the contestants. जी That voice has always been a secret और उसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। हम जिनको जान जाते हैं उनकी इज्जत हमारे मन में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही थॉट के साथ उस आवाज़ को अभी तक पर्दे के पीछे रखा गया है, ताकि वो एक सीक्रेसी बनी रहे, ताकि वो एक इज्जत जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि वो आवाज़ घर को चलाती है।
वो आवाज़ घर की मुखिया है, लेकिन वो बिग बॉस नहीं है। बिग बॉस एज अ कॉन्सेप्ट, ही इज जस्ट द वॉइस विच इज, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बिग बॉस चाहते हैं कि आप ये करें, तो बेसिकली दैट वॉइस इज टेलिंग यू व्हाट द बिग बॉस वांट्स। हु इज दैट बिग बॉस? द डिसीजन मेकर्स, द पीपल हु आर टेकिंग द डिसीजंस। तो एक बिग बॉस इज एन इमेजिनरी थिंग। पर यू आर सो गुड विद वॉइसेस, राइट? तो जब हम एक आवाज सुनते हैं तो जहन में एक तस्वीर भी बना लेते हैं। आपके हिसाब से बिग बॉस कैसे दिखते हैं? जो ये आवाज है, जो ये आवाज़ है, किस एक्टर से आप सोचें कि इस एक्टर जैसा दिखता हो वो? मुझे लगता है सुरेश ओबरॉय साहब, उनकी शख्सियत मैच कर सकती है, क्योंकि उनकी आवाज भी काफी आवाज़ बहुत दमदार है। ही इज़ ह्यूमन, सो दिस वॉइस इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूमन। इट्स नॉट ओनली अबाउट अथॉरिटी। मतलब क्या होता है कि डीप वॉइस में भी कई टेक्सचर्स हो सकते हैं, कई उसके शेड्स हो सकते हैं। सो सुरेश ओबरॉय साहब, जैसे रज़ा मुराद साहब भी मैं बोल सकता था, बट मुझे लगा सुरेश ओबरॉय साहब विल सूट। और बहुत बखूबी आपने बोला है, बिकॉज आई कैन एक्चुअली नाउ सडनली आई हैव अ फेस फॉर बस। विजय विक्रम जी, जब आप एक एज अ नरेटर भी आवाज देते हैं, क्या आप एक स्क्रिप्ट पे काम करते हैं? सो देयर इज अ राइटर हु गिव्स मी व्हाट हैज टू बी स्पोकन। तो पर अगर एक बहुत ही जल्दी में कुछ बोलना हो, जैसे पूजा डोंट किक द बकेट के बाद जो एक आवाज आई थी कि आप लोगों को संयम रखना है, और तो वो नहीं, वो तो लाइव रहते हैं और वो अपना काम खुद करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनका जो टीम है वो एक अलग है, हमारी टीम एक अलग है। पोस्ट प्रोडक्शन पे जो वॉइस जा रही है वो टीम एक अलग टीम है। तो हमारे लिए एक लेखक बैठे हुए हैं जो लिख के देते हैं कि आपको बोलना है, आगे देखिए यहाँ पे हुआ ये। तो क्या ये सच है कि आपका बिल्कुल लेना देना नहीं है बिल्कुल नहीं है। फिक्शन से? नथिंग दिस, सी, आई एम not even a part of the creative process. Right, I'm part of the execution of one of the creative aspects. right. One of the creative aspects gets executed through me, through my voice. That's it. मैं तो ये सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि ये लाइन क्यों ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं। क्या ज़रूरत है? जो पैसे मिल रहे हैं उतना काम करो और जाओ। Without Big Boss also, your journey has been so fulfilling. जी कानपुर के शहर में आपका जी जी जी, कानपुर मेरी जन्मभूमि है। 22 के बाद मैं पहली बार निकला हूँ, when I got through my MBA from BHU, FMS BHU। देखिए, क्रिएटिविटी जो है वो एक दिन की चीज़ नहीं होती है। क्रिएटिविटी इज़ अ कंडीशनिंग दैट यू गो थ्रू राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जो कुछ भी मैं हूँ उसकी नींव उस शहर ने रखी है। उस क्रिएटिविटी की नींव उस शहर में पड़ी, वो पता हमें बहुत बाद में चला। जी, कानपुर में लोग होते बहुत क्रिएटिव हैं, इन द सेंस मौज ले लेना लोगों की हैं। अब चिकाई ले ली हमने, हमारे कंटाफ खींच के ठीक हो जाओ, समझे कि नहीं? तो वो एक अलग मिजाज का शहर है, एक अलग फितरत का। वो एक अलग मिजाज का शहर है। पर जब आप डिक्शन आपकी है, जो आप अभी हिंदी में भी बात करते हैं, कनपुरिया भाषा में, कंटाप वाली नहीं, इतना साफ है। जी, तो आसपास जब इस तरह की भाषा लोग कह रहे होते हैं कि एक मारे कंटाप मारे, ठीक हो जाओ कैसे? कौन नहीं बोलता हूँ, कौन कौन? कौन हो बे? हाँ, इसका जानते हो हम कौन हैं? जानते हो हमको हैं? जी। मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा तुमको, समझे कि नहीं? तो पिच थोड़ी अलग होती है वहाँ। जी, पर मेरी भाषा शुद्ध इसलिए है क्योंकि हमें घर में वो वातावरण मिला। जी, हम ग्रैंडफादर जो हमारे थे वो भाषा को लेकर थोड़ा सा एक उनके अंदर था कि नहीं, बच्चों की भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो वो अंग्रेजी और हिंदी में बात करते थे, जबकि वो मम्मी से हमारी अवधी में बात करते थे। जी, अरे सुना दुल्हन, कहाँ हो? अरे भाई, खाना मिली कि ना मिली आज? तो ये हुई अवधि, ये वो बात करते थे घर में, लेकिन हम लोगों से हिंदी में और अंग्रेजी में। तो भाषा की शुद्धता का श्रेय उनको जाता है, दादाजी को जाता है। और फिर 11th-12th तक आते आते गज़लों से हमारा राब्ता हो गया। तो गालिब को हमने 11th-12th में सुनना शुरू किया, मिर्ज़ा गालिब, जो जगजीत सिंह जो गुलजार साहब का बनाया हुआ था। आपके बचपन की जब बात करते हैं तो योर नेम वाज केप्ट बाय योर दादाजी, क्योंकि उनको, आप सभी को लगता था कि आप मिलिट्री में जाएंगे। सो कैसे, वो क्या हुआ? क्यों आप आज हमारे सामने बॉलीवुड की अनसर्टेनिटी में बैठे हैं? देखिए, ग्रैंडफादर जो हैं वो डिफेंस से रिलेटेड थे, आर्मी में नहीं थे, लेकिन डिफेंस मटेरियल एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंटरप्राइज करके, DMSRD करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फौज के लिए जो भी मटेरियल्स हैं उन पर रिसर्च भी करता है, प्रोक्योरमेंट भी करता है, उनको डेवलप भी करता है।
तो बाबा उसमें थे, तो ऑब्वियसली वो फौज, बहुत सारे फौजियों से मिलते रहते थे, और उनको लगता था कि भाई ये लड़का हमारा, ये तो फौजी बनेगा। वो फितरत भी हमारी ऐसी थी, बचपन में ज़रा अग्रेसिव भी थे थोड़े से। बचपन में? हाँ, अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। नहीं। अरे हमें तो कुछ जोर से आवाज़ आ जाए तो हमको वो हो जाता है कि अरे हाँ। हाँ, बिग बॉस में जो आपने कभी फटकार लगाई हो, वो हाँ, पीछे प्ले करेंगे हम विजय विक्रम जी। वो शुरू से मुझे बुलाता था ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह। ऐसे। अब वो मेरे दिमाग में घर कर गई बात, और मैंने भी मान लिया कि मैं फौजी हूँ। तो मतलब राइट फ्रॉम क्लास 4th और 5th मैं उतनी छोटी उम्र में जाने लगा था अपने हेयर कट के लिए खुद। तब मेरे बाल हुआ करते थे, तो और मेरे हेयर कट बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन, एकदम कटोरा कट कहते थे हम उसे, कि यहाँ से एकदम छोटे छोटे होते थे, वो मिल्की चलता कट। था मिलिट्री, एकदम मिलिट्री कट, और ऊपर से भी थोड़े से रहते थे। सैनिक स्कूल में जाने का ट्राई किया 6th स्टैंडर्ड में, रिटर्न नहीं क्लियर कर पाए। एनडीए में ट्राई किया जाने का 12th में, रिटर्न नहीं क्लियर कर पाए। फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो ट्राई किया और उसमें सिलेक्शन हो गया रिटर्न में, और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था हमें। आई वॉज 19 and a half, 20 and a half आई थिंक। और वो मेरा पहला लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर या रिजेक्शन था, जहाँ पर मैं मतलब बौखलास आ गया, मेरे को समझ ही में नहीं आया। तो देखिए ना, आप बचपन से सोच रहे हैं मैं ज़िंदगी में यही बनूंगा, ये मेरी लाइफ है। आपको लगा कि आप जब वहाँ जाओगे तो शायद 2 लोग खड़े होंगे माला लेके कि अरे आप आ गए, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। SSB बोलते हैं इंटरव्यू को, तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक प्रोसेसेस ऑफ इंटरव्यू। 5 दिन वो रखते हैं अपने यहाँ, 5 दिन अलग अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट होते हैं। 5वें दिन एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कौन कौन सेलेक्टेड है, कौन कौन नहीं। तो एट द एज ऑफ अराउंड दैट 20, वो मेरा जो सपना था बचपन का पाला हुआ, वो आके 20 साल की उम्र में चकनाचूर हो गया, क्योंकि रिजेक्ट हो गया MSSB से। दैट वॉज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। तो मैं डिप्रेशन में गया, ये बात मुझे नहीं पता चली, वो अवेयरनेस ही नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो आपका फेज था जब विजय विक्रम सिंह सडनली बिकेम कबीर सिंह। ओ गॉड, कबीर सिंह, पता है मैं कबीर सिंह देखते हुए रो दिया था, क्योंकि कबीर सिंह, आपने जिया है वो। मैंने कहा मैं आई वाज अवॉइडिंग वॉचिंग दैट फिल्म। राइट। और शायद गीतांजलि नहीं समझ पा रही थी इस बात को, बोली चलो चलो, मैं चला गया। गीतांजलि इज योर वाइफ। माय वाइफ। जी जी। और मैं गया, और आई थिंक मिडवे शी रियलाइज, अरे क्यों, आई सेड यार दिस इज टेक्स मी बैक। टेक्स मी बैक, बिकॉज वो जो हो रहा था वो वही था, एक्सेप्ट दैट सक्सेस, बाकी हर चीज़ जो उसमें दिखाई, ढूंढ ढूंढ के पीना। अच्छा, वो रिसोर्सफुल थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने घर का कबाड़ बेचा है, मैंने थोड़ी बहुत चोरी भी करी है। बड़ा ही ख़राब दौर था वो, मतलब 1-1.5 बोतल पी लेना, मेरे हाथ ऐसे कांपते थे। यू रीच दैट स्टेज। आई रीच दैट स्टेज। और सोचिए कि आपकी मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है कि आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, हैं, जबकि आप MBA करते हुए कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ 10 लोगों का हुआ। आई वॉज वन ऑफ देम, वन ऑफ द 10 पीपल हु गॉट प्लेस्ड फ्रॉम द कैंपस। और मैं क्या सोच रहा हूँ, साला MBA किया था मैंने सीमेंट बेचने के लिए, है ना। हाउ वाज योर फैमिली एट दैट टाइम? वेरी मतलब मैं तो उस गिल्ट से आज तक नहीं निकल पाया हूँ कि मैं जिस ट्रॉमा से उन लोगों को मेरी उस जो ट्रॉमा उनको मेरी वजह से फेस करना पड़ा है, वो गिल्ट मेरे अंदर आज भी है। लोग फ़ोन करके बता रहे हैं यहाँ है से जाओ, कहीं पड़े हुए हैं, घर आ रहे हैं होश नहीं है, आ रहे हैं उल्टियाँ कर रहे हैं, अग्रेसिव इतना हो गए। आई एम श्योर मदर मस्ट बी क्राइंग एट टाइम्स। वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी, उन्होंने मतलब क्राई क्या, वो तो खून के आंसू रोई होंगी, पर उन्होंने कभी हमारे सामने रोया नहीं, हमेशा ही स्ट्रांग रही और कोशिश करी। मतलब एक फॉर्मल एजुकेशन न होने के बाद भी जितनी खूबसूरती से हैंडल किया। 2005 में 31 जनवरी को आखिरी बार मैंने पी है, और पेट में भयंकर दर्द हुआ। लखनऊ में एक संजय गांधी PGI करके वहाँ लेकर गए। वहाँ पहली बार मुझे इस चीज़ की इनॉर्मिटी का पता चला कि कितनी भयंकर, मतलब हमने बला पाल ली है। डॉक्टर ने जब एडमिट किया तो उन्होंने कहा मेरी मम्मी से कि देखिए ऐसा है, पहले तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी उम्र क्या है, मैंने कहा 26 साल। झूठ बोल रहे हो। मम्मी से पूछे कितना साल का, बोले 26 साल। 26 साल? इसने पी पी के आपको पता है क्या किया है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स, तो इसके पैंक्रियास फट गए हैं,
इसका लिवर शॉक में है, किडनी शॉक में है, दोनों काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स में 70% पानी भरा हुआ है, सिवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस विद रीनल फेलियर का केस है, 15% चांस होते हैं सर्वाइवल के, कोई दवाई नहीं है, लाइफ सपोर्ट पे रखना पड़ेगा, इतने पैसे हैं आपके पास? इस टोन में बात कर रही है डॉक्टर, ठीक है। एंड मदर वॉज, आई कुड सी दैट शी हैड टीयर्स, बट शी इज लाइक आप अपना काम करिए, हम अपना काम करिए। दूसरे दिन तक दर्द इतना बढ़ गया था कि मैंने कहा मैं 5th फ्लोर पे हूँ, ये 13 माले की बिल्डिंग है, चलो ख़त्म करते हैं जाके ऊपर। डायलिसिस वॉज समथिंग दैट आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि डायलिसिस के लिए जब जाते थे तो एक बोतल पानी मिलता था, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ ढक्कन से यहाँ पे पानी रखा जाता था। अब पानी नहीं पी सकते, किडनी नहीं काम कर रही, पानी नहीं जाएगा। आई वॉज हेलुसिनेटिंग, किडनी नहीं काम करती तो टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, सो इट अफेक्ट्स योर ब्रेन। आई वॉज सीइंग अ वाइट गार्डन विद पीपल इन वाइट रोब्स, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब गजब ही हो रहा था मेरे साथ। और रोज़ डॉक्टर आता था, रोज़। आज और ख़राब हो गया। और 15वें 16वें दिन डॉक्टर ने आके कहा इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और थैंकफुली मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, तो उनसे सलाह हुई तो उन्होंने मना कर दी, बोले वेंटिलेटर पे मत कीजिए। वेंटिलेटर पे गया तो वापस नहीं आएगा। और इत्तेफाकन उसी रात को मुझे निमोनिया अटैक हो गया। जब आप ऐसी हालत में होते हो तो एनी स्मॉल थिंग कैन बी डेडली, फेटल। आई एम श्योर। और मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सांस नहीं आ रही, और मास्क ऑक्सीजन लगा हुआ था, फुल कर दिया उन्होंने, बट मैं आई कुडंट ब्रीथ। डॉक्टर आया, उसने देखा, उसने ये कहा कि हमने तो कहा था वेंटिलेटर पे डालना है आपने, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सो आई वॉज पासिंग स्टूल एंड यूरिन एट द सेम टाइम, मेरे कोई कंट्रोल नहीं था बॉडी। खौफ से ये हो रहा था मेरे कि अब मैं जा रहा हूँ, योर बॉडी वाज गिविंग अप। एंड मतलब देख रहा हूँ कि मेरा मम्मी पापा, भाई कह रहा है अभी अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, आई थिंक अभी कुछ सांस लग रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, कुछ तो आ रही है सांस। नहीं आ रही है सांस। क्या हुआ था, मेरे यहाँ पर एक इंसिजन किया गया था, मेडिसिन जो है हार्ट में पंप करने के लिए, सीवीपी बोलते हैं उस तड़प में वो निकल गया और यहाँ से भी खून निकलने लगा, सिर्फ खून 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 हो रहा है। तो उस पल में मुझे कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी, रिग्रेट, कि हाय मैंने क्या कर दिया। एक जरा सी चीज़ के लिए, एक छोटा सा फेलियर आप हैंडल नहीं कर पाए और आप अपने को यहाँ तक लिया है। भगवान मेरे साथ थे, क्योंकि 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद सडनली आई स्टार्टेड breathing a little bit. In 25 minutes, I was breathing normally through the mask. वो चमत्कार था उनके लिए। मेडिकल मिरेकल है। It was a miracle. उन्होंने मतलब इतना निढाल हो गया मैं उसके बाद कि पूरे बेड पे सिर्फ पॉटी और सूसू थी। They wanted to clean. I said नहीं, मुझे ऐसे ही पड़े रहने दो। Obviously they everybody cleaned, but मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मुझे उठा के कोई वो कर सके और वहाँ रख के क्लीनिंग कर सके। That was the first time I slept in 22 days. मैं सो पाया। वो इतना थक गए थे कि नींद आ गई। उस दिन एक पहला थॉट आया कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत कर दिया मैंने, नहीं करना चाहिए था। अगले दिन सुबह मेरी सिस्टर, खाली फैमिली में वही थी जो घर पे थी, वो दिया जला के बैठी हुई थी। तो नेक्स्ट डे वो मिलने आई, वो रो रही थी और मैं उससे हंसते हुए कह रहा हूँ कि अरे कल तो निकल ली थी गाड़ी। Then I also keep telling students two things. One, कि if you reach that stage and you decide कि आज मुझे कूद जाना है, तो जब आप उस 20-25 मंजिल से कूदोगे ना, तो वहाँ से नीचे तक पहुँचने में सिर्फ एक चीज़ होगी, रिग्रेट, कि अरे यार कुछ हो जाए और मैं वापस चला जाऊँ, और आप वापस नहीं जा पाओगे। सो मत करना है ऐसे कभी भी। सेकेंडली, जो चीज़ आज क्राइसिस है ना, कल वो जोक होगी। द क्राइसिस ऑफ टुडे इज़ द जोक ऑफ टुमारो। कल आप हंस रहे होगे इस बात पर कि यार ये क्या, मतलब मैं क्यों इस चीज़ को लेकर इतना परेशान था। सडनली डॉक्टर आगे कहता है कि अरे इसका क्रेटिनिन लेवल कम हो गया है। नाउ क्रेटिनिन लेवल इज एन इंडिकेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन तो 1.2 1.5 इज नॉर्मल। उसके ऊपर 3 तक ऐसा होता है कि आपकी 2 किडनी नहीं काम कर रही हैं। 4 और तो बहुत टॉक्सिन्स हो गए। मेरा 8.5 कुछ था। सर कोई भी काम आप छोटा नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं छोटा नहीं काम ना, करने। क्रिएटिनिन लेवल पे सीधा 8, सीधा 8.5।
सिवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस विद रीनल फेलियर हैज़ नो मेडिकेशन कि ये दवा पैरासीटामोल खा लो तो बुखार उतर जाएगा. Correct. The only thing doctors and hospitals can do is put you on support. Right. कि आपको इन्फेक्शन ना हो और होप दैट द बॉडी रिकवर्स. पैंक्रेटाइटिस में बेसिकली पैंक्रियास फट जाते हैं और पैंक्रियास का फ्लूइड पेट में आ जाता है. तो वो फ्लूइड जो है वो तेज़ाब है. कोई तरीका नहीं है कि उसको बाहर निकाला जा सके. क्योंकि मेरे बीपी बहुत हाई था, अगर एक भी इंसिजन करते तो मैं ब्लीडिंग से मर जाता. तो सिर्फ वो चल रही थी दवाइयाँ जिससे कि बेसिकली इन्फेक्शन ना हो और बेसिक फंक्शंस होते रहे. डायलिसिस चल रहा था. तो सडनली क्रेटिन 6 हो गया. फिर 2 दिन बाद 4, 3, 10 दिन के अंदर ऑल द पैरामीटर्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस. तब उन्होंने कहा कि इसको अब चलाना शुरू करिए, मेक हिम वॉक. मैं ये पूरा टाइम इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में था. सो शायद उस सब ने पर्सपेक्टिव बदल लिया. और जब ये बात हुई कि चलाइए इनको, और मैंने चलने की कोशिश करी, मैं गिर गया एज इन ऑन द बेड सर. देन माई मॉम एंड माई ब्रदर कैरीड मी टू अ विंडो आउटसाइड, विच वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ सनलाइट इन सो मैनी डेज. वो एक विजुअल है जो मेरे आज तक नहीं भूलता है, जहाँ पे अगर मैं एक पल कहूँ कि जहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, वो पल था जहाँ पे मैंने कही भगवान मैं क्या कर रहा था यार, क्या कर रहा था मैं, क्यों कर रहा था. दैट सनलाइट शो मतलब इट फेल्ट सो पॉजिटिव. ऐसे इतनी पॉजिटिव जिंदगी, उसमें इतनी सारी नेगेटिविटी भर के घूमने क्या मतलब. तो देखिए कहते हैं ना, नज़र बदली नज़ारे बदले तो अपने आप चीज़ें बदल जाती हैं. नजरिया भी बदल गया. उस दिन नज़रिया बदल गया. बस सिर्फ एक फ़र्क आ गया. विजय विक्रम सिंह जो 26 साल की उम्र में था और जो विजय विक्रम सिंह 26 साल और 2 दिन की उम्र में था, उसमें एक ही चीज़ का फ़र्क आया. वो था द थॉट प्रोसेस, द वे आई लुक्ड एट थिंग्स. वो दिन है और आज का दिन है. डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर रोज़ आते हैं. अब मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैंने वो प्रोफेशन चुन लिया जिसमें अनसर्टेनिटी में पता ही नहीं कहाँ होने वाला है. वो भी वो नौकरी छोड़ के जो सरकारी थी. सर पाली हिल का फ्लैट छोड़कर आए, सरकारी आवास. वो बड़ा अच्छा दौर था वो भी. इस हादसे के बाद 6 महीने और लगे ठीक होने में. पूरी तरह से ठीक हो गया. एक वैकेंसी, मुझे पुरानी नौकरी भी मिल गई. एक वैकेंसी आए, एक एडवर्टीजमेंट आया. सरकारी नौकरी के एडवर्टीजमेंट्स पहले आते थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, रोजगार समाचार. बड़ा फेमस हुआ करता था बिकॉज हर जिस घर में नौजवान बच्चा होता था वहाँ वो फ्राइडे रोजगार आना ही होता था. फ्राइडे या वेडनेसडे. और अड़ोसी पड़ोसी में तुरंत चला आपने पढ़ लिया, अब मैं मेरे बच्चे के देख लेता हूँ. तो उस रोजगार समाचार में ऐड आया एमएसटीसी के लिए. एमएसटीसी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए. रिटर्न हुआ, इंटरव्यू हुआ, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल एवरीथिंग. आई टॉप्ड दैट. 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ था ऑल ओवर इंडिया एंड आई वाज नंबर 1 इन दैट. और फिर मुझे पोस्टिंग मिली बॉम्बे में. फ्लैट मिला पाली हिल. उस पाली हिल के फ्लैट में पार्टियां बहुत होती थी. उस पार्टी में एक लेडी आई. उन लेडी ने मुझे कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है. मैंने कहा नहीं साहब, वो मैं गाना नहीं गा पाता. तो बुरी यादें बॉलम गाना नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आवाज़ से. तो अगले दिन वो मुझे एक स्टूडियो ले गई और द इंजीनियर वॉज काइंड. वो स्टूडियो भी मुझे याद है, माया करके एक होता था एनिमेशन, उसका स्टूडियो था. तो होता क्या है कि आर्टिस्ट और इंजीनियर बात करते हैं थ्रू टॉक बैक. वो बटन दबा हुआ था और वो शिवांगिनी से कह रहे थे कि अरे किसको पकड़ लाई हो, ये तो आवाज़ अच्छी है इसकी, वजह से तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ये पहले वाला विजय विक्रम होता तो बियर खुल चुके होते. हाँ, पहले वाले मैं कहा यार ये भी एक चीज़ थी. इसने कह दिया कि किसको अब तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता. पर ये वाले विजय विक्रम सिंह ने क्या देखा, अरे कह रहा आवाज़ अच्छी. मैंने कहा वाह. और मुझे ना उस प्रोसेस में मज़ा भी बहुत आया. उस समय मुझे लगा कि यार नहीं, ये तो करना पड़ेगा मुझे. कुछ नहीं था मेरे मुझे ना उसकी नॉलेज थी उस फील्ड की, ना कुछ था. ना मेरी ये वाली लाइफ स्ट्रेसफुल थी. तो बेसिकली दैट वाज रियल पैशन कमिंग आउट. तो एक चीज़ और मैं लोगों को बताता हूँ कि आपके पैशन की कोई उम्र नहीं. आप जब जागो तब से. तो 29 साल की उम्र में मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि यार ये मैं करना चाहता हूँ. तो आई टुक कैलकुलेटेड रिस्क. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ इन वॉइस. देन आई गॉट ट्रांसफर टू कैलकाटा. आई सेड कैलकाटा में रह के तो कुछ हो नहीं सकता. तो मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी. मैंने ढूंढी प्राइवेट एफएम में नौकरी. और इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन था कि बिग एफएम ने नौकरी पे रख भी लिया. मैंने सेल्स करी 2.5 साल बिग एफएम के लिए. तो उस समय मतलब इतना स्ट्रांग था ये कि मैंने कुछ नहीं सोचा और
कूद पड़ा और करने लगा, और करते करते 3 महीने के अंदर ही वो मकाम भी आ गया जहाँ पे मुझे लगा ये नहीं होगा मुझसे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सेल्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. और मैं वापस गया अपनी कंपनी के CMD से मिलने. CMD वॉज इन बॉम्बे. आई मेट हिम. ही सेड कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू, बट सरकारी प्रोसीजर होता है, ये 3 महीने की सीनियरिटी चली जाएगी. उस समय ऐसा कुछ था, मैंने कहा अरे सर डजेंट मैटर, मैं पक गया हूँ, बस रख लो वापस. रख लो वापस. लेकिन फॉर्चुनेटली अगेन द सेंस ऑफ पर्पस वाज सो स्ट्रांग कि जब मेरे बॉस ने वहाँ पर रोका मुझे तो मैं रुक गया. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई हैव एवर टेकन. रुक गया, नौकरी करता रहा. तो बॉस ने, बिग FM ने, दे पेड फॉर माई ट्रेनिंग, वॉइस ओवर ट्रेनिंग. वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स कोडस वाडिया, ही ट्रेन मी. कुछ 80-85 हज़ार फीस थी जो बिग FM ने 2009 में भरी. बिग FM allowed me to use their studios after 10 PM for my practice. जाओ स्टूडियो दिन भर, लेकिन सेल्स में फ़र्क नहीं होना चाहिए. 2009 में मेरी शादी फिक्स हुई. गीतांजलि को मैंने बताया कि मैं कभी लाइफ में ऐसा करूँगा, तो गीतांजलि ने कहा अब कभी क्यों, वाई नॉट अभी. सो आई वुड रीच दैट स्टेज जहाँ पे मैं अब छोड़ना चाहता था, पर छोड़ नहीं पा रहा था. नौकरी पैकेज अच्छा था, बिल्कुल. हालांकि बहुत बचती थी, लेकिन पैसा आ जाता था 1 तारीख को. अच्छा, हाँ, वो सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी है. और अब आप जिम्मेदारियां लेने जा रहे थे, शादी होने वाली थी, तो देन यू वांट टू गो बैक टू द सिक्योर्ड स्पेस. तो नहीं वो हो पाई, हिम्मत आ पाई. तो उन्होंने वो फाइनल धक्का उन्होंने दे दिया. उनका जो करना है कर लो, अभी फैमिली नहीं, कुछ नहीं है. एंड शी वाज वर्किंग एट दैट टाइम. शी सेड वी विल मैनेज टुगेदर. एंड नाइस हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज जब मैं शादी के लिए गया तो मैं बेरोजगार था. आई क्विट, मैंने नौकरी छोड़ दी थी. गीतांजलि के माँ बाप ने लड़की दे दी. गीतांजलि के माँ बाप को और मेरे माँ बाप को पता ही नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ. देन हैट्स ऑफ टू गीतांजलि, आई मस्ट से. बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. तो वही कह रहा हूँ ना, मैंने कहीं पढ़ा कि सक्सेस इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन, और मैंने इतना आइडेंटिफाई किया. इसीलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि जो भी आपको सक्सेस मिली आपको अच्छा लगता होगा या आपको थोड़ा सा वैसा फील होता है, मैंने कहा वैसा फील होने का कारण क्या है, मुझे बताओ. सक्सेस मेरी अपनी है नहीं. ना शिवांगिनी ने मुझसे कहा होता, ना मैं इधर आता, ना मेरे अर्जुन सिंह बरान साहब ने अगर मेरे को इतना सपोर्ट किया होता बिग FM में, तो मैं ये नहीं कर रहा होता. अगर आशीष गोलवलकर साहब जो उस समय जी के नॉन फिक्शन हेड थे, उन्होंने कहा चला नए लड़के को काम देते हैं, अगर उन्होंने वो पैशन ना देखा होता मेरे अंदर, मुझे काम ना दिया होता, तो मैं काम ही नहीं कर पाता. गीतांजलि सिंह ने उस समय से लेकर आज तक अगर मुझे धक्के ना दिए होते. सर आप जब अपनी कहानी सुनाते हैं, मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई देता है, आगे देखिए. आगे देखिए. क्योंकि हर एक पहलू इतना मज़ेदार और कहा मोटिवेशनल है. जैसे एक फिल्म की कहानी चल रही है तो हर पहलू पे लगता है आगे देख. आगे देख. अब गीतांजलि का धक्का आएगा. गीतांजलि का पहला और आखिरी धक्का थोड़ी था, बहुत धक्के दिए उन्होंने, खुद धक्के. बहुत धक्की आती रहती. नहीं, और मतलब वो ऐसे धक्के हैं विच आई लुक फॉरवर्ड टू. तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए बेसिकली. अब मैं नहीं बोलूँगा, अब आप सवाल पूछ लीजिए. नहीं, बिल्कुल सवाल की क्या ज़रूरत है. लाइक आई सेड, आप इतने, आपका संवाद इतना खूबसूरत है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है टोकने के लिए, क्योंकि आप इतना सुंदर बोलते हैं और बातों के धनी हैं आप, जैसे कहते हैं ना. तो बातों से धन कमा रहे. जब आप धन की बात कर रहे हैं तो बिग बॉस से कितना कमा लेते हैं क्या? बिग बॉस में बहुत कम पैसा मिलता है, पर बिग बॉस से हम बहुत कमा लेते हैं. समझाइए. मैं 2010 से जुड़ा हूँ शो से, जी. जो सीज़न का चौथा सीज़न, जो शो का चौथा सीज़न था और मेरा पहला. मैं एकदम नया था, तो उन्होंने अच्छे से निचोड़ लिया. बिग बॉस ने. बहुत अच्छे से. मुझे उस समय वो जो पैसे ऑफर हुए थे वो भी ठीक ही लगे थे. बहुत बाद में समझ में आया कि अरे राम कट गया अपना तो. लेकिन मैंने 15 साल हो गए शो के. मैंने 3 बार रेस के लिए बोला, खाली 3 बार हो गया रेस. पर वो भी जब आप देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो रेस होकर यहाँ तक जाएंगे, जब शुरू यहाँ से करेंगे तो रेस बहुत हो सकता है. पर मैंने बहुत इंसिस्ट नहीं किया कभी पैसे के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो शो मेरे लिए क्या है. इट इज़ बियॉन्ड मनी. इट इज़ माई आइडेंटिटी नाउ. So I don't do that show for money. I do the show for the love of the show, and I do the show for the identity it gives me. बिग बॉस में अप्रेजल होते हैं.
अप्रेजल नहीं, आपको मतलब पुश करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ, लेकिन हम हमारा पुश तो कैसा होता है कि समझ लीजिए आप हैं, हाँ। स्वाति इस सीज़न कुछ बढ़ा दो यार, अरे नहीं सर इस सीज़न बहुत बजट कर, अच्छा एक काम करो अब 2% बढ़ा दो तो उससे राउंड फिगर में आ जाएगा, अच्छा ठीक है चलिए सर आपका। स्वाति चाहती कि विजय विक्रम को रिप्लेस कर दिया। और शायद इसीलिए रिप्लेस नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा हम डिमांडिंग नहीं है। हाँ, हो सकता है क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज रिप्लेसेबल। Of course, especially in our industry, especially in the industry we are in, nobody is indispensable. Everybody can be replaced. रिप्लेसेबल की बात पर अगर किसी कारणवश सलमान खान होस्ट नहीं कर पाते तो आपको क्या लगता है हु इज द नेक्स्ट पर्सन दैट कैन फिल हिज बिग शूज? देखिए एक चीज़ होती है ना कि हम किसी चीज़ को लेकर इतना आदी हो जाते हैं कि उसके बियॉन्ड सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। और द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, जब तक हम देखें ना तब तक हमें एहसास नहीं होता है कि हाँ अच्छा ये भी ऐसे भी हो सकता है। जी। ही हैज़ मेड द शो हिज ओन, बट आई एम श्योर कोई और भी आएगा तो वो अपना एक अलग अंदाज लेकर आएंगे। और पर अभी वो ऐसा कुछ सोच नहीं क्यों, मुझे लगता है कि अभी वो हैं, कंटिन्यू करें। हाँ और वो हैं तो मतलब एक गरिमा है शो की, एक नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप ये मानते हैं कि बिग बॉस की गरिमा सलमान खान जी से है? ऑफ कोर्स इतना बड़ा स्टार अगर किसी शो के साथ जुड़ रहे हैं तो बहुत, द शो एंड द होस्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। क्या सलमान खान को भी स्क्रिप्ट मिलती है? स्क्रिप्ट मतलब जब वो बातचीत करते हैं तो पॉइंटर्स उनको हेल्प किया ही जाता है, कई बार ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्टली तो वो अपने दिल से। उनके कान में एक डिवाइस लगा होता है, कोई फुसफुसा रहा वो इंस्ट्रक्शन कभी अगर कुछ अगर ऐसा देना है, कई बार ऐसा होता है ना कॉन्वर्सेशन में आप हैं, आप हिल गए, मार्क से हिल गए, वहाँ मार्क बहुत ज़रूरी है ना कि वो एक टीवी से बात कर रहे हैं। जी जी जी। वो सारी चीज़ें तो उसके लिए एक डिवाइस, आई थिंक इन ईयर तो आजकल सब लोग लेके लाइव इवेंट्स में भी आजकल इन ईयर रहता है। सो दैट इज़ देयर फॉर, देयर इज अ टीम विच इज़ देयर कि अगर कुछ रह जाए तो वो गाइड करते हैं, बट जनरली उनके कौन ज़रूरत ही नहीं होती। वो गुस्से में जब आ जाते हैं ना तो माइक वाइक बंद करके सब चुप बैठ सुन लो भैया वो जो कह रहे हैं इस सब। तो ये सच है सर का गुस्सा मतलब? वो घर ऐसा है ना कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपका पेशेंस टेस्ट करती हैं, especially as a host. When you are a host, you're carrying the reputation of the show and your reputation is at stake. आप कभी जाके देखिए उनका ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट, जब मेरे जैसे अदना आदमी को इतनी गालियाँ मिलती हैं तो जो इंसान चेहरा है, फेस है शो का, वो सोचिए उनको कितना नेगेटिव कमेंट्स झेलने पड़ते होंगे, बट उसके बावजूद ही कैरीज। आई थिंक वो अगर कभी होगा तो उनकी मसरूफियत की वजह से हो सकता, बाकी आई डोंट थिंक सो। He's brought so much for the show, he's done so much for the show, so नहीं। I hope it doesn't। और हमारे उनके बीच में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों ही सीज़न 4 से जुड़े हुए हैं, 2010 में वो भी आए थे, तो हमारा एसोसिएशन चलता रहे, ईश्वर करे। Do you get a chance to interact with him during the show? वेरी वेरी लिटिल, मैं 5-6 बार ही मिला हूँगा 15 साल में, 5-6 बार ही, उसमें से एक बार इस बार मिले थे, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को मिलना था, दोनों बच्चों को। अच्छा। गए तो थे फोटो खिंचाने, बिटिया रानी हमारी गाने उन्हें सुना के चली हैं उनको। अरे वाह। हाँ, और फिर वो बाहर निकले, उन्होंने दोबारा उसको देखा तो उन्होंने मुझसे बोला कि शी सिंग्स रियली वेल, इसको ध्यान रखना इसका। तो बहुत लिमिटेड मुलाकात हुई है हमारी और वेरी प्रोफेशनल रिलेशन। हम अपने एक अलग उसमें रहते हैं, एज एन हमारा सेटअप एक अलग है, उनका सेटअप अलग है, हमारी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है। मैं फिर से ये सर खान साहब की बात कर रहे हैं तो शाहरुख खान साहब की बात करते हैं। आपने कहीं कहा था कि वो आपको ढूंढते हुए आए थे कि कौन है वो आदमी जो कहता रहता है आगे देखिए। वो आए थे शो पर अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, 2 इंसिडेंट हुए थे उस दिन। अच्छा। हाँ, पहली बात तो ये कि शाहरुख खान साहब विदाउट नोइंग व्हाट ही इज सेइंग, उन्होंने कहा था मैं तो पहले मुझे उस आदमी से मिलाओ जो चिल्लाता रहता है आगे देखिए, कल देखिए, और ऊट पटांग बातें बोलता है, और फिर मैं देखने जाता हूँ तो कुछ होता नहीं है ऐसा। सर ये तो बेइज्जती हो गई प्यार से। मैं पीसीआर में था, मैं कह रहा था मुझे मिलाओ, ले जाओ, ले चलो, बोलो बैठा है मिला दो। दूसरा फिर उसी पूरे सीक्वेंस में उनका वन पार्ट ही हैड टू गो इनसाइड द हाउस, तो घर के अंदर गए, इंटरेक्ट किया। मैंने उस चीज़ को लाइव देखा कि उन्होंने अपना वो सिग्नेचर पोज
मैंने 85 बार उसको टीवी पे देखा है, हाँ। मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, पर जब मैंने उसको लाइव देखा उस चीज़ को होते हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं बिकॉज़ मैं कहा अच्छा इसलिए, माय गॉड ऐसा भी होता है, इट इज़ मैजिकल है, मतलब वो कुछ अलग ही होता है जब वो व्हेन ही एक्सटेंड्स हिज चार्म। बट डिड यू गेट टू मीट हिम? नो आई डिड। सर कानपुर में तो भौकाल मच जाता। सलमान खान के बाद एक और फोटो पहुंचती उस जमाने में। देखिए मैं आपको बताऊं, तब तक आई वाज क्लोजर टू रियलिटी राइट। एंड आई हैड दिस नोशन कि यार अगर कभी बच्चन साहब या खान साहब के साथ कुछ होगा तो काम करेंगे तब फोटो खिंचाएंगे। वो इत्तेफाक आज तक हुआ नहीं है, लेकिन सर ये सही जगह है मैनिफेस्ट करने के मैनिफेस्ट लिए। कर दिया है कि भाई हमारे काउच पे हम मैनिफेस्ट करेंगे किसी दिन बच्चन साहब के साथ काम करें और उनको मधुशाला सुना पाएं कि सुन कनकल चल चल मधुगढ़ से गिरती प्यालों में आला, सुन रुंझुन कर वितरण करती मधुसा की बाला, बस आ पहुँचे अब दूर नहीं कुछ 4 कदम ही चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले महक रही ले मधुशाला। सर हम आपका ये संवाद भी अमिताभ बच्चन जी तक जरूर पहुंचाएंगे। अरे होपफुली मैनिफेस्ट हो जाए कभी तो। इनफैक्ट यू हैव डन उनके जो साल में वो एक वॉइस ओवर बनती है उनके जन्मदिन पिछले 5 साल से कौन बनेगा करोड़पति के सारे वॉइस ओवर्स और स्पेशली जो उनके बर्थडे पर एवी बनता है उसका जो वॉइस ओवर है वो मैं करता आया हूँ। सर आप कहते नहीं हैं, आपसे कहलवाना पड़ता है। अच्छा तो एक और चीज़ कह देता हूँ मैं कि शार्क टैंक को छोड़कर हिंदुस्तान में कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं है जिसमें मैंने आवाज़ नहीं दी। मास्टर शेफ, डांस इंडिया डांस, लिस्ट बिग इज बॉस, इंडियाज गॉट टैलेंट, और ना बताइए सुपर डांसर, इंडियन आइडल, सुपरस्टार सिंगर, सारेगामापा, मास्टर शेफ जूनियर, डीआईडी लिटिल मास्टर्स, मतलब लिस्ट इज एंडलेस, लेकिन शार्क टैंक रह गया बस। शार्क टैंक। शार्क टैंक रह गया। Are you listening? You are also a voice trainer for film artist. You have trained. देखिए मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत संजना सांगी और मुकेश छाबड़ा जी की वजह से हुई। जी। हुआ ये कि हम मुकेश छाबड़ा साहब और मैं एक शो कर रहे थे, उस शो का नाम था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। उसमें मैं वॉइस ओवर भी कर रहा था, मैं एक्टर्स को वॉइस ट्रेनिंग भी कर रहा था, एंड ही वाज द एक्टिंग कोच एंड आई आस्क्ड कि मुझे मिलना है, और वो मुझसे मिले। फिर उन्होंने मुझे अगले दिन ऑफिस बुलाया, ऑफिस में उन्होंने मुझे संजना से मिलाया कि बोले मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ किजी वर्सेस मैनी। उस समय दिल बेचारा का नाम ये था, फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक है, तो इसके वॉइस ओवर पे चलने वाली है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा वॉइस में ट्रेन कर दो। दिस वाज 2018 एंड दैट डिडंट हैपन एट दैट टाइम, वॉइस ट्रेनिंग डिडंट हैपन एट दैट टाइम। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि उसी दिन वो बोले कि तुम तो बताया तुम थिएटर वगैरह करते हो, आए नहीं कभी ऑडिशन देने। मैंने कहा ऑडिशन की ज़रूरत ही नहीं, मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बोले करोगे? मैंने कहा हाँ करेंगे, ऑडिशन क्यों नहीं। बोले ठीक है, किसी को बुलाया इसे दिन का, इसके लिए ऑडिशन कर लो। कर दिया। अगले दिन फ़ोन आ गया राजन डीके के पास से कि उनको मिलने के लिए बुलाया। मैं मिलने चला गया उनसे, पता चला कि शो बन रहा है, फैमिली में बना रहे हैं ये लोग, और आप उसमें अजीत का किरदार कर रहे हैं। अच्छा। ये वॉइस ट्रेनिंग की वजह से मुझे मेरा पहला एक्टिंग असाइनमेंट मिला। But then you eventually trained. नो आई ट्रेन संजना। जब फिल्म शूट हो गई, फिल्म उस समय नहीं शूट हुई, बाद में शूट हुई, जब वो एडिट पे आई और डबिंग के लिए आई फिल्म, तो मैंने 10-12 दिन हम लोगों ने साथ में काम किया, वॉइस ट्रेनिंग कराई। फिर शर्वरी जो हैं, शर्वरी बाग, I think बंटी और बबली। जी बंटी बबली, अभी तो शायद डॉन वगैरह में शी इज रिप्लेस किया रहा जस्ट नाउ। जी। मुंजिया इनकी बड़ी फेमस फिल्म है। No, you trained her for So, that. no, I trained her for generally. So उन्होंने अपना पहला शो शूट किया था जिसका नाम था, वो नेताजी पर था वो शो, द लॉस्ट आर्मी, द फॉरगॉटन आर्मी। कबीर खान साहब ने बनाया था वो शो। उसके बाद वो शो के रिलीज़ का इंतज़ार कर रही थी, और वो एक एक्टिंग ट्रेनिंग स्टूडियो है, इसका नाम है जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो। तो जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो से मैंने भी मेथड एक्टिंग की वर्कशॉप करी है 6 महीने। अच्छा। तो और वो भी वहाँ पे थी। तो वहाँ पे ये था कि भाई ये वॉइस ट्रेनिंग कराते हैं, तो शी अप्रोच्ड मी दैट शी वांटेड टू वर्क ऑन अ डिक्शन। अच्छा। तो हमारी बातचीत हुई, तो तकरीबन 8 या 10 सेशन मैंने उनके डिक्शन पे काम किया है उनके साथ। और व्हाट एन अमेजिंग पर्सन, एंड द वेरी फैक्ट कि उस समय शायद वो 19-20 साल की थी, उस उम्र में वो कह रही हैं कि साहब मेरे पास अभी टाइम है, तो मुझे लगता है ये मेरी एक वीक एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहती हूँ। सो शी वॉज वर्किंग ऑन दैट, वेरी डेडिकेटेड। सर ये जो नए एक्टर्स हैं विजय विक्रम जी जो अभी इंडस्ट्री में हैं, क्या ये सभी वॉइस ट्रेनिंग करके आते हैं? इसका मैं आपको एक
एग्जाम्पल के साथ जवाब देता हूँ। मनोज वाजपेयी जी के साथ जब मैंने काम शुरू किया तो फैमिली मैन पे, तो पहले दिन शूट पे उनको समझ में आ गया था कि ये बहुत नर्वस है। तो ऐसे ही वो जनरली आ गए चिट्ठा, अरे कैसे हैं, हमने सुना आप बिग बॉस में आवाज़ देते हैं ये वो, हाँ, और बातें करने लगे। और जब मैंने बताया मैं वॉइस ट्रेनिंग कराता हूँ, बोले अरे वॉइस तो बहुत ज़रूरी है। मैं हर किरदार के लिए जब किरदार पे काम करता हूँ तो उसकी आवाज़ पे भी काम करता हूँ। हर किरदार की आवाज़ अलग होगी ना। और देखिए उन्होंने एग्जाम्पल बड़ा खूबसूरत दिया। उन्होंने कहा देख भीखू मात्रे जो है वो हाई पिच, क्योंकि वो एक स्लम से आता है और उसने अब ज़िंदगी एक तरीके से गुजारी, सोशियो इकोनॉमिक, देखिए ना क्या डिटेलिंग कि उसकी पिच हाई होगी। मुंबई का किंग कौन है रे भाई, किधर जा रहा है, तेरे चल इधर आ, बात मारूंगा कर, पिच ऊपर हो गई। वहीं पर कोई दूसरा कैरेक्टर जो गिल्ट से भरा हुआ है वो बहुत सॉफ्ट बात करेगा, वो थोड़ा डरा डरा सा बात करेगा, है ना। ये आप कब कर सकते हैं, ये आवाज़ के साथ कैसे खेल सकते हैं? आप आवाज़ के साथ तब खेल सकते हैं जब आपकी उस टूल पे आपका कमांड हो, कंट्रोल हो। तो आवाज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अगेन वो एक परसेप्शन कि स्पीकिंग इज़ अ नेचुरल टैलेंट। यस, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट नेचुरल टैलेंट, यू नीड टू होन दैट स्किल। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्वर्सेशनल वॉइस और प्रोफेशनल वॉइस दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी अपनी आवाज़ जो कॉन्वर्सेशन में निकलती है वो अलग है, क्योंकि वो इमोशन भी आपके हैं, वो शब्द भी आपके हैं। पर जब शब्द किसी और के होते हैं, इमोशन किरदार का होता है, तब आपकी आवाज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहती। देन यू नीड कंट्रोल ऑन योर वॉइस, यू नीड कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ। सब ट्रेनिंग से आता है। तो आवाज़ पर, अंदाज पर, डिक्शन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर हिंदी फिल्म में काम कर रहे हो तो हिंदी अल्फाजों को सही तरीके से बोलना आना चाहिए, डिक्शन पर कंट्रोल होना चाहिए, भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, स्पेशली डिक्शन ट्रेनिंग कराता हूँ, तो मैं शब्दों के द साउंड ऑफ द वर्ड्स, यू शुड, इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड्स एंड वेयर दैट साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम, यू स्टार्ट। जैसे एक प्यारा सा हैक आपको बताता हूँ। नुक्ते में लोग बड़ा, नुक्ता जो एक्टर्स हैं वो समझते होंगे, उर्दू में होता है ना कि जज्बात, तो ज और ज में जब नुक्ता आ गया तो ज बन जाता है, जिंदगी, है ना। तो जैसे क में अगर नुक्ता लगाना है, तो अगर हमें पता है कि क की साउंड कहाँ से आ रही, क की साउंड कैसे आती है, बैक ऑफ द टंग जो है टॉप ऑफ द पैलेट को हिट करती है एक जगह, क ऐसे इतना सा टच करती है और क का साउंड निकलता है। आपने हवा छोड़ी, क क क, एक बार बोल के बताइए। आपने नुक्ता लगा दिया, हाँ। ठीक है, बिना नुक्ता के बताइए। क वही हो रहा है। अब अगर ये पता है हमें, और हमें ये पता है कि ओरिजिन ये है, अब नुक्ता लगाने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको बढ़ा देना है। क कम कातिल 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 कत्ल कत्ल कत्ल। सो अवेयरनेस की बहुत, जैसे ही अवेयरनेस आपको आ जाएगी, आपके डिक्शन पे भी कंट्रोल आ जाएगा, कमांड आ जाएगा, आपकी आवाज़ भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपको पता होगा कि हम इस किरदार को कौन सी आवाज़ दे सकते हैं, लेकिन उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पर अब मैं देखता हूँ एक्टर्स अवेयर हैं, क्योंकि जैसे मैं खुद भी अवेयर नहीं थी। आपसे बातचीत करके मुझे काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिल रही है। जब आपने अभी फैमिली मैन की भी बात करी, उसमें मनोज वाजपेयी जी, जब आप एक जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हो, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं और सडनली उनके बच्चों का फ़ोन आता है, तो यहाँ माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं और वहाँ हाँ बेटा, हाँ, तो यू नो ट्रांजिशन। यस, देखिए आपकी आवाज़ जो है ना, वो सिर्फ कुछ नहीं है, इट्स जस्ट योर ब्रेथ। ब्रेथ हटा दीजिए तो खैर ज़िंदगी चली गई, ज़िंदगी नहीं तो आवाज़ नहीं। अब मैं मान लीजिए किसी तरह मैं एक बहुत ही वियर्ड सा आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि सांस नहीं है पर आप जिंदा हैं, ठीक है। अब आप बोल सकती हैं, क्या आप आवाज़ निकाल सकती हैं बिना सांस के? द ओरिजिन ऑफ योर वॉइस इज योर ब्रेथ। ब्रेथ जब यहाँ से ट्रैवल करती है ऊपर, इस पार्ट को वाइब्रेट करती है, वोकल कॉर्ड्स को, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड ऊपर ट्रैवल करती है और यहाँ पर आकर आपकी आवाज़ बनती है। आर्टिकुलेटर्स, दीज आर कॉल्ड आर्टिकुलेटर्स। यहाँ आर्टिकुलेट करते हैं आप, शब्द यहाँ पर बनते हैं। तो बेस, आधार क्या है? सांस। अब सोचिए आपकी सांस टूट रही है मतलब आप नर्वस हैं, तो आपकी आवाज़ को क्या होगा? ये अनुभव किया है आपने? बिल्कुल, सबने अनुभव किया होगा, लड़खड़ाने लगती है। और वो लड़खड़ाहट कुछ नहीं है, आप, योर ब्रेथ इज शैलो, योर ब्रेथ इज ब्रोकन, दैट्स व्हाई योर वॉइस इज ब्रोकन। एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, it's imperative to have your breath in control.
जो कि कई बार अफेक्ट होती है परफॉर्मेंस के टाइम पर, ब्रेथ ब्रीदिंग चेंजेस, तो उसको कंट्रोल में, अगर आपके कंट्रोल में है तो आपकी आवाज़ आपके कंट्रोल में रहेगी, वरना योर वॉइस विल बी इंसिडेंटल। जो आप फील कर रहे हैं, नॉट व्हाट द कैरेक्टर इज फीलिंग, व्हाट यू आर फीलिंग विल रिफ्लेक्ट इन योर वॉइस। आप नर्वस होंगे तो, मैं ये कह रहा था कि ये थोड़ा सा ये दिखना कॉन्फिडेंस है पर आवाज़ में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, वो ये ठीक है, अब इसको डबिंग में ठीक करेंगे। मेरा अगला सवाल था कि आपने कैसे सोचा कि आप एक्टिंग में आएंगे आफ्टर बिकमिंग सच अ सक्सेसफुल वॉइस आर्टिस्ट? और उससे पहले की भी एक कहानी, अच्छा। तो थिएटर करने से पहले मैंने बैरी जॉन सर के साथ 3 महीने की वर्कशॉप करी, फिर थिएटर करना चालू किया। वो बैरी सर की वर्कशॉप भी मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो डिमांड्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो एक मुश्त तकरीबन 80,000 1 लाख रुपए थे। तो आपको लगता है अच्छा यार करेंगे, अब डायरेक्टली अगर कोई चीज़ रिजल्ट नहीं दे रही है तो वो पीछे खिंचती चली बैक जाती है, बर्नर पे। बैक बर्नर पे जाती चली जाती। बेगम साहिबा ने देखा, गीतांजलि जी ने, ये तो अच्छा है, इनका तो चल ही रहा है, गीतांजलि टू द रेस्क्यू। गीतांजलि तो रेस्क्यू, गीतांजलि ने जाके फीस भर दी, क्या बोले इस दिन से आपकी हो रही शुरू, जा सकते हैं आप, पैसा वापस कर दीजिएगा। पोस्ट डेटेड चेक लूंगी। हाँ, पैसा वापस कर दीजिएगा, लेकिन ये, और फिर वो इवेंचुअली पहुंचे हम मुकेश जी के पास, और वहाँ से, और जब कैमरे पे एक्टिंग करी तब समझ में आया कि अरे बाप रे, ये तो अथाह सागर है, इसमें लगातार कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो तब फिर उसके बाद से मैं जेफ के पास मैंने ट्रेन किया है, मैं सौरभ सचदेवा के साथ आज भी जब भी अटकता हूँ तो सौरभ इज़ माय गो टू पर्सन। आपने सुष्मिता सेन जी को भी कुछ टिप्स दिए थे वॉइस पर, राइट? तो मैं एक शो कर रहा था जिसका नाम था ताली, जिसमें मेरा बहुत छोटा सा पार्ट था, जी ठीक है, तो जब भी कट होता था तो हम बैठे ही थे बात कर रहे, जी। एंड देन शी गॉट टू नो दैट आई एम एसोसिएटेड विद बिग बॉस एंड आई Right. डू वॉइस ओवर। तो उन्होंने कहा ये विजय, मुझे जो है इस फिल्म में कि जब डबिंग करूंगी मैं तो आई नीड टू हैव अ हैवियर वॉइस, सो कैन यू गिव मी सम टिप्स। मतलब हमारी बात तो ये हुई थी कि कुछ ट्रेनिंग करेंगे उनके जी साथ। जी। फिर ये समझ में आया कि ट्रेनिंग का समय नहीं मिल रहा है, तो मैंने उनको 3 वॉइस नोट भेजे ब्रेथ को लेकर अलग अलग, और आप यकीन मानिए उनके जो जवाब हर बार, शी वुड थैंक विद अ वॉइस नोट, शी वुड जस्ट से थैंक यू टाइप मैसेज, एक 1.5-2-2.5 मिनट का वॉइस नोट आता था कि हेलो टीचर, थैंक यू सो मच। एक नाम जो आपके जहन में आता हो जिसकी बहुत दमदार आवाज़ है और बहुत ही बढ़िया बोलते हैं वो, और उनकी हिंदी और डिक्शन पे उनका फुल कमांड है? विजय सुरेश ओबरॉय जी, जैसे मैंने बताया था, जी। बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, गुलजार साहब को सुनना मुझे बहुत पसंद है, बहुत। फिर नए एक्टर्स में से अगर कोई ऐसा है जिनकी आवाज़ आपको शरद केलकर मित्र हैं हमारे, शरद केलकर। और वो ऐसे मित्र हैं हमारे कि वो, मतलब जब मैं मिलता हूँ तो सबसे पहले दोपहर 12 बजे एनी एक्ट्रेस दैट यू कैन थिंक ऑफ जिनकी बहुत सुष्मिता सुष्मिता मैम, सेन बिल्कुल, this is- और this- और कोई और एक? अरे अब मैं अनफॉर्चुनेटली, हमारे जो फ्रेटर्निटी में वॉइसेस हैं, जैसे ऋचा निगम है, जी ओफो, मैं आपको सुना दूंगा ना, तो उनकी वोडाफोन का करती थी, वो बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट इज, मतलब कमाल की आवाज़ है। शी हैज दैट कमांड ओवर द। अरे हर चीज़ हर चीज़। तो अच्छा, एक्ट्रेसेस की अगर बात करें, शर्वरी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, संजना की आवाज़, नॉट बिकॉज इनसे मैं इनको मैं जानता हूँ, इनके टेक्सचर्स बहुत अलग हैं दोनों के ही, संजना के भी, शर्वरी के भी। सर हम इतने बड़े दिग्गजों की बात करें जिनकी आवाज़ हैज़ बीन सो एपिक एंड जिनका बहुत कमांड है हिंदी पर, तो हम पंकज त्रिपाठी जी की बात कैसे ना करें? जानती हैं उनकी आवाज़ की खासियत क्या है? जी बहुत ही ऐसी आवाज़ है जो आपके सीधे कनेक्ट करती है, जो 2 तरह से होता है। एक आवाज़ आप सुनते हैं या किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है वो यहाँ से आ रहा है, जी और एक आवाज़ होती है या एक इंसान होता है जो आपको लगता है अरे ये तो मैं हूँ। तो जो उनकी आवाज़ है, जो उनका अंदाज़ है, वो ऐसा है जो हर आदमी के साथ, हर इंसान के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसको लगता है कि अरे हाँ, ये तो मेरी तरह ही हैं। वो जो सादगी है उनकी शख्सियत की, उनकी आवाज़ में झलकती है। बिल्कुल, वो झलकता है उनका यस, जब भी वो कहते हैं वो जब बात कर। बात करते हैं तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो उनकी आवाज़ में झलकती है, और इतनी सक्सेस को उन्होंने किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, तो इसीलिए वो ईमानदारी झलकती है और फिर वो कनेक्ट हो जाती है। सर अब इतने हम सबकी बात कर ही रहे हैं तो हम
पेशवा नीलोपंत की बात कैसे ना करें। हाँ दैट वाज वन मूवी जिसने बहुत शोर मचाया, और जी। इनफैक्ट राइट नाउ इट्स सो रेलेवेंट, वी ऑल हैव वॉच्ड दैट मूवी ऑन बिग स्क्रीन, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जहाँ उसका शोर नहीं है, उसकी तारीफ नहीं है, उसके बारे में बातचीत नहीं है। हाउ डिड दैट मूवी हैपन टू यू? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? मेरी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें एक्सीडेंटली हुई हैं। वॉइसिंग एक्सीडेंटल, जी। एक्टिंग एक्सीडेंटल। जी। नीलो एंटी कास्टिंग करके कास्टिंग एजेंसी है, वैभव विशाल चलाते हैं उनको, तो वो कास्टिंग इस फिल्म की उन्होंने करी है। उस कास्टिंग कंपनी का ऑफिस जो है, उसके बगल में एक ऑफिस है, स्टूडियो है, वहाँ पे किसी ऐड की ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं वो ऑडिशन किया, मैं बाहर आया, पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सर एक मिनट। मैंने देखा वो एंटी कास्टिंग से कोई आया, उसने कहा सर एक ऑडिशन करेंगे क्या आप? मैंने हाँ कर देंगे, क्या है? तो उन्होंने बहिर जी के लिए ऑडिशन किया था। अच्छा। कि अब बहिर जी का हो गया आगे? नहीं सर ये नहीं हुआ। तो आपको नहीं खलता है? मैं हम तो कभी गए नहीं थे, वो तो उन्होंने बुलाया। फिर जो दूसरा पार्ट उन्होंने किया उसमें थोड़ा सा लगा कि यार चलो, बट इवेंचुअली मैंने सॉ इट ऑन स्क्रीन, ऐसे बहिर जी तो इनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था जिन्होंने किया, और जो दूसरे पार्ट के लिए उन्होंने ऑडिशन किया वो था ही नहीं। फॉर्चुनेटली फ्यू डेज लेटर दे कॉल मी कि लक्ष्मण सर आपसे मिलना चाहते हैं, यू बीन फाइनलाइज्ड फॉर नीलोपंत। अच्छा ऑडिशन? बोले नहीं हो गया। तो फिर लक्ष्मण सर ने मुझे बुलाया, बोला ये किरदार है, और फिर उन्होंने जैसे ही मुझे देखा बोले अरे मैंने ऑडिशन देखा था पर पहले मिला होता तो हम कुछ और भी लिखते आपके लिए। राइट। अब आप लक्ष्मण उतेकर कह रहे हैं बहुत है करना। बोले पर ठीक है हम देखेंगे कि और आपके कैरेक्टर को कैसे उठा सकते हैं। बट नहीं, वैसे उतना ही मेरे लिए बहुत था। फिर उसके बाद सेट पे गए, हमें नहीं पता था इतनी बड़ी पिक्चर बन रही है, इतना बड़ा हो जाएगा, फिल्म का इतना बड़ा नाम होगा। हमको तो यही था लक्ष्मण उतेकर से के साथ वो हो रहा है, विकी कौशल से मुलाकात हो जाएगी। विजय विक्रम जी, आपने कई एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी आवाज़ें दी है, क्या आप हमें एक वो एडवर्टाइजमेंट कोई एक बता सकते हैं जो हमें तुरंत लगे अरे? ऐसा अनफॉर्चुनेटली कोई ऐड नहीं हुआ जिसकी पॉपुलैरिटी दोपहर 12 बजे की तरह हुई। बिग बॉस में हम सोचते हैं कि अब रात को 9 बजे बत्तियां बुझा दी गई या सुबह 8 बजे बत्तियां जला दी गई, क्या ये सच में टाइम फॉलो हो रहा है या नहीं? नहीं, ये आपको लग रहा है कि 9 बजे जलाई गई हैं। 8 बजे तो जल जाती हैं, 9 बजे बुझती नहीं है। बुझती तो तब है जब सब हो जाता है काम के। हाँ ठीक तो है, आप लोग उनको 8 घंटे की नींद नहीं दे रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपको कंटेस्ट जो हाउस मैनेज करते हैं लोग वो बताएंगे। बट ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, लाइट्स आउट का फिक्स टाइम नहीं, लाइट्स ऑन का फिक्स टाइम है। लोगों को लगता होगा कि लाइट आउट हो जाती 12 बजे या 9 बजे। 9 बजे लाइट आउट, 8 बजे मतलब 11 घंटे की नींद। अरे शो बंद हो जाएगा भैया हमारा। 11 घंटे कंटेस्टेंट्स सोएंगे। जो ये बिग बॉस में अभद्रता होती है या कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, क्या ये स्क्रिप्टेड है या आपको लगता है ये शो में कुछ ऐसा कर रहे हैं, या शो के जो सूत्रधार हैं शो को इस तरह चला रहे हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है? क्या आपको लगता है कि ये मेकर्स बता रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनको, या वो एक अपना प्लान ऑफ एक्शन लेकर आते हैं? दोनों ही नहीं, अच्छा। ये दिस इज हाउ दे आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशंस। सी द शो का फॉर्मेट सिंपल है, ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। आपको नहीं दिख रहा है पर वो बहुत स्ट्रेस में है। इज नो सेंस ऑफ टाइम, वो अंदाजे से जिंदा है। लाई आप सोचिए ना, आपकी घड़ी ले ली हमने, मैं कहा जाओ सूरज देखो देखो, और सूरज देखो और गैस करो टाइम क्या हो रहा है। आपकी ज़िंदगी से टाइम चला गया, आपकी ज़िंदगी से म्यूज़िक चला गया, आपकी ज़िंदगी से अच्छा खाना चला गया, आपकी ज़िंदगी से फ़ोन चला फोन गया, चला सोशल मीडिया चला गया। चला गया, आपकी ज़िंदगी से किताबें चली गई। ये वो चीज़ें हैं जो आप स्ट्रेस के टाइम में जिन आपकी which you reach out family। to, your family, everything is gone. What is left is those 14 people who are 180-degree different, opposite to your personality. प्लस अगर किसी से नहीं बनती है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके सामने, नज़रों के सामने बना रहेगा। प्लस खाना लिमिटेड है, प्लस आप टास्क कर रहे हो, फिजिकली दे आर डिमांडिंग, सो यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस। सो उस स्ट्रेस के अंदर जो बिहेवियर होता है, दैट इज़ योर बॉडीज और माइंड्स रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेस। लॉट ऑफ पीपल जो बाहर आते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग बाहर आके अपने आप को देखते हैं और दंग रह जाते हैं, मैं ये कर रहा था। उनको खुद नहीं एहसास होता है कि वो
कैसे बिहेव करना है। कई बार किताब अगर बहुत नज़दीक से पकड़ी जाए तो पढ़ी नहीं जाती है, लेकिन डिस्टेंस के साथ वही हो जाता है, वो अंदर जाकर इतने ज़्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं चीज़ों में, उनको पता ही नहीं लगता वो रिस्पॉन्ड कैसे करना है, बाहर आकर उनको समझ में आता है। सर, जब आपने बीच में अभी कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज जी की जो कैमराडरी थी शो में, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट सिद्धार्थ शुक्ला एज अ नैरेटर ऑफ द शो, आई मीन आई एम एन ऑडियंस एंड आई फेल्ट सो इमोशनल. डू यू कनेक्ट इमोशनली विद थिंग्स लाइक दिस? You should not. You मतलब obviously कोई if someone goes away you feel bad. यस. लेकिन एक शो से जुड़े होने की वजह से आप बहुत ज़रूरी है एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट बना के रखना, नहीं तो वो आपको अफेक्ट करती हैं चीज़ और वो ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो सेंस ऑफ डिटैचमेंट इज़ अ मस्ट, जो मैं सीख गया हूँ, आई हैव लर्नड. That's about it. Whenever people ask you about your favorite contestants on Big Boss, आप हाथ खड़े कर देते हो कि you know I like everybody is living their own thing. But जो पहले के सीजन्स थे आपके आने से पहले, हु आपका फेवरेट? राजू श्रीवास्तव हैंड्स डाउन, कानपुर से हैं, अच्छा, कमाल के थे वो, वैसे भी बहुत कमाल, मतलब द ओजी ऑफ स्टैंड अप OG कॉमेडी. of stand-up. और घर के अंदर भी उनका कंडक्ट बहुत कमाल का था, तो एज एन ऑडियंस में उनको देखता था, वोटिंग भी करी उनके लिए, और जब वो आउट हुए तो हमने ये भी कहा था कि अब मैं शो नहीं देखूंगा, मुझे क्या पता था अगले साल ही मैं शो के साथ जुड़ जाऊंगा, और जुड़ गया मैं. तो ये जो शो का फॉर्मेट है, आपको लगता है मेकर्स एनकरेज कर रहे हैं ये वॉलेटिलिटी शो की? जो भी हो रहा है ना वो बहुत ऑर्गेनिक है, Organic. कोई मैं बताऊँ. और आप खुद सोचिए, क्या आप 3.5 महीना 1.5 घंटा रोज किसी की बातचीत, किसी की चुगली सुनना पसंद करेंगे? सिर्फ वही हो रहा है, सिर्फ लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, सज रहे हैं, धज रहे हैं, चले जा रहे हैं, 1.5 घंटा यही दिखा रहे हैं. नहीं ना. फिल्म कोई भी फिक्शन होता है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट ही जो है वो मज़ा क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स इंटरेस्ट. तो इस अब अनफॉर्चुनेटली इस घर की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ी सी अलग है. दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट बेस्ड शो. एट मोस्ट आप इसको एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के रूप में देख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व मत. सर, आपकी अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है वो किसी फिल्म से कम नहीं. कल को यदि आपकी लाइफ पर एक फिल्म बनती है तो व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ द फिल्म? फिल्म लिखेंगे ऋषि, जी. ठीक है, ये तो मैं उनको अभी टास्क दे दूंगा. जी. और फिल्म का टाइटल क्या हो? राइटर चूज हो गया है? राइटर डायरेक्टर? या तो नीतीश सर से करवाया जाए डायरेक्ट, या विशाल भारद्वाज जी से करवाया. जी. व्हाट इज नेक्स्ट ऑन विजय विक्रम्स लिस्ट? हमारी एक पिक्चर आ रही है, 2 सीरीज हैं, बाकी तो स्पीकिंग, ट्रेनिंग, वॉइसिंग ये सब तो चलती रहती है. कोशिश ये है कि अब हाँ थोड़ी सी ट्रेनिंग और अवेयरनेस लोगों को बढ़ाई जाए कि कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना क्यों ज़रूरी है. बहुत सिंपल सी बात है, आपकी शख्सियत इतनी है पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी है तो आपको लोग इतना ही पहचानेंगे. यू आर एज गुड एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स. कितना भी आता हो पर अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं. एक मैंने आपके सोशल मीडिया चैनल पर देखा था कि एक जगह आपकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग बनकर आई थी, वो थी पहलगांव अटैक के समय पर, और आपने बहुत ज़ोरों शोरों से इस चीज़ को कंडेम किया था, नाम लेकर, ट्वीट दिखाकर, पाकिस्तानी एक्टर्स के नाम लिए थे, और आपने उंगली उठाई थी उन लोगों पर जो इन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, और कहा था कि अब कहाँ है वो लोग जो चाहते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री में वापस जाएं. ये गुबार कहाँ से कैसे बाहर निकला? मेरे ख्याल से जैसा आपसे मेरी बात हुई थी और आपने बताया भी था, मेरे अंदर एक फौजी है, शायद हमेशा है. और जब कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर देश की एक सॉवरेनिटी पे सवाल उठता है, देश पर कोई खतरा दिखाई देता है, तो ये सवाल मन में उठते हैं और गुस्सा आता है. हमारे बॉलीवुड में भी तो कहीं ना कहीं सन्नाटा था इस पर ना. मेरा एक ही चीज़ मैं मानता हूँ, गुस्सा और इमोशंस अपनी जगह हैं जी. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ राइट टू साइलेंस भी है लोगों के पास. बच्चन साहब ने जैसे किया, उन्होंने सारे दिन पहलगाम अटैक के बाद सिर्फ एक ट्वीट नंबर करके छोड़ते गए. जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उन्होंने लिखा कि आज बदला पूरा हुआ.
आप हर जगह अपनी आवाज़ देते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि शार्क टैंक को छोड़कर आपकी कहीं आवाज़ ही नहीं है। क्या आप किसी और आर्टिस्ट की आवाज़ भी करते हैं या आपने नहीं, कोशिश मिमिक्री नहीं कर पाता मैं। नहीं? बचपन में तो जानी ये चाकू है, कट जाए तो खून निकल आता है, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। या फिर वो बेटा छन पकैया छन के ऊपर मोर, और क्या होगा इस शो में मामास काउच में देखेंगे हम लोग। यही कर पाता था मैं, बाकी तो कभी। बट अगर एक एक्टर की आवाज़ आपको डब करने मिले तो आप किसकी आवाज़ डब करना? मैंने अभी ना एक नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री थी राजामौली साहब पर, उसमें राजामौली साहब को डब किया हिंदी में। वो एक अलग ही मज़ा आया करके, जी। वो अलग ही मज़ा था। मैंने आशुतोष राणा जी को इंग्लिश में डब किया फॉर अ शो कॉल्ड खाकी ऑन नेटफ्लिक्स। अरे वाह! ये कुछ वो एक्सपीरियंसेस हैं जो करके इतना मज़ा आया मुझे कि मैंने कहा वाह, एज एन एक्टर आप उनकी बारीकियां देखते हो कि क्या करते हैं यार, वो कमाल करते हैं। आपसे ये संवाद जी। ऑपोजिट सोफे पर बैठकर करने में बहुत मज़ा आया। एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ कि हाउ वी टेंड टू मिस द बिगर पिक्चर। व्हील बैरो, फैक्ट्रीज में ना व्हील बैरो यूज़ होता है। व्हील बैरो बेसिकली इसमें 2 हत्थे होते हैं, एक पहिया होता है, भारी भारी वजन इंसान उस पर लेके जा सकता है फैक्ट्री के अंदर। तो ऐसी एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री थी। उसमें लकड़ी काटने की फैक्ट्री में बुरादा बहुत निकलता है, हाँ, पाउडर। तो एक आदमी एक डब्बे में वो बुरादा भर के व्हील बैरो पे लेके जा रहा होता है। सिक्योरिटी वाला उसको रोकता है, कहता है गुरु तुम क्या चुरा के ले जा रहे हो? बोला कुछ नहीं, डब्बा खोलो देखो इसमें बुरादा, ये इससे मैं अपने घर में थोड़ी आग जलाने के काम आएगा। वो देखता है, ऐसे ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता। मतलब ठीक है जाओ। दूसरा दिन सेम, तीसरा दिन सेम, चौथा दिन सेम। छठे दिन वो आदमी कहता है कि देखो तुम कुछ चुरा रहे हो, मुझे पता है, आज तुम एक्सेप्ट कर लो, मैं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है। बोला सर ये छठा व्हील बैरो है जो मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो सिक्योरिटी वाला उस डब्बे में इतना एनग्रॉस्ड हो गया कि वो भूल गया कि वो डब्बा तो एक्चुअली व्हील बैरो पे कैरी करके ले जा रहा है। वो छठा व्हील बैरो चुरा के ले जा रहा था। ही stole 6 wheelbarrows. That is what happens with us. We miss the bigger picture. I missed it. Everyone, While all of listening us, to you, all of us, all of I us was concentrating on the burada. on the dabba. Yeah. So trust the big picture. Thank you so much, Gajay Vikram ji, for gracing our couch. It's been a pleasure talking to you. धन्यवाद।